रासायनिक खादों को प्रयोग बहुत तेजी से किया और तेजी से करने के बाद क्या हुआ कि उत्पादन तो मिला, लेकिन उत्पादन मिलने के साथ साथ मिट्टी की सेहत बिगड़ गई। रासायनिक खादों ने उत्पादन तो अच्छा दे दिया, लेकिन जो उनके टॉक्सिस थे वो प्रॉब्लम क्रिएट करना जमीन पे चालू कर दिए, सॉइल में करना चालू कर दिए। और सॉइल में जब उनका टॉक्सिक रहने लगा तो उससे क्या होना है कि सॉइल का जो जैविक कार्बन है वो पूरी तरह से नष्ट होने लगा। यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल जो होती है कि वो कैसे भी किसी पौधे को बढ़ाती है, उसके अंदर कैसे न्यूट्रिशन इकट्ठा करती है। सेम लाइक दैट किसी को डायबिटीज है तो उसका जब पेनक्रियाज जब खराब हो जाती है तो फिर वो ना शुगर लेवल उसका बढ़ जाता है। कुछ भी खाए कुछ भी करे उसको फिर वो फायदेमंद नहीं रहता है। उसी तरह मिट्टी के ना जैविक कार्बन है, जब वो बिगड़ जाता है तो मिट्टी में कितनी भी चीजें डालते रहो, खूब बढ़िया उत्पादन लेने के लिए कोशिश करो, कितने भी खाद डाल दो, उससे फायदा होने वाला नहीं है। विषय वही है आज का कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके प्रयोग से अगर लोग जैविक के अलावा रासायनिक दे भी रहे हैं, लेकिन इनका धीरे धीरे प्रयोग उसमें करते हैं तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे मिट्टी की सेहत सुधरती है, धीरे धीरे मिट्टी के जो जैविक कार्बन है वो सुधरते हैं। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे ही होती है, तुरंत नहीं होती। हमने डाला और जैविक कार्बन अच्छा हो गया और तुरंत सब कुछ होने लगा। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बहुत जल्दी नहीं होती है। जब हम धीरे धीरे प्रयोग करते हुए जाएंगे तभी सुधरती है। वो 1 साल में 2 साल में सुधरना चालू करती है। उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी जो मात्रा है वो रासायनिक खाद की कितनी है और जैविक खाद की कितनी है। तो चलिए चलते हैं जो हमारी जैविक खादें हैं उनके बारे में। आप लोगों की सहमति हो थंब इंप्रेशन दीजिए, पीपीटी की तरफ चलते हैं और एक एक चीज को समझाते हुए कि हमारे पास आखिर में क्या क्या प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट में क्या क्या प्रयोग हुआ है उनको बनाने के लिए, और उन प्रोडक्ट के क्या कैसे कैसे प्रयोग करेंगे खेती में। तो आप लोग की सहमति हो तो चले आगे बढ़े। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ और धीरे धीरे हम अपने प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनका प्रयोग क्या क्या है। आप सभी को पीपीटी दिख रही है? जी सर। जी इसमें अंडे है तो उबाल लिए। 1 मिनट रुकिएगा। एक बाबू खा लेगा, आधे आधे हम खा लेंगे। हमारे पास जो 4 प्रोडक्ट हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: वैदिक एग्रो भूबीटा, वैदिक एग्रो इको हरियाली, वैदिक एग्रो पीजीपीआर और वैदिक एग्रो 90। 1755। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की, हमारा जो वैदिक एग्रो भूबीटा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम मिट्टी और पौधों को दोनों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये चारों प्रोडक्ट हमारे लिए काफी लाभदायक हैं। जिसमें पहला हमारा प्रोडक्ट है वो भूबीटा है, जो मिट्टी का भोजन सुधारता है, यानी भोजन लेने की प्रक्रिया को सुधारता है, उसकी संरचना सुधारता है, उसमें उर्वरता ले आता है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो इको हरियाली है, एक ऊर्जा टॉनिक के रूप में काम करते हैं। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यानी जो पौधे में ना भोजन को प्राप्त करते समय जो दिक्कतें आती है उसको दूर करके बहुत तेजी से भोजन को ग्रहण करता है। ठीक उसी तरह जैसे होता है ना कि व्यक्तियों में बोलते हैं बच्चा बढ़ रहा है तो वो लंबाई बढ़ रही है लेकिन वो ढंग से भोजन नहीं कर रहा, तो उसको ऐसे ऐसे सप्लीमेंट दो कि ताकि उसके ना शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो ठीक उसी तरह इको हरियाली कार्य करती है, जो उसकी आवश्यकता को यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत अच्छी तरह से प्रवाह देने में मदद करती है। उसके बाद तीसरा हमारा है पीजीपीआर। पीजीपीआर ये पूरे पौधे और मिट्टी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, भूबीटा की तरह। ये मिट्टी के जो मित्र बैक्टीरिया है ना उनको उत्सर्जित करती है, उनको जिंदा बनाए रखती है। और इससे क्या होता है ना कि
मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, पौधों को ना ये ग्रोथ देती है। जब ये मिट्टी में जाकर के जड़ों की रिपेयरिंग करती है, उसमें राइजोबियम्स डालती है ना, तो उससे क्या होता है ना कि पौधों की जड़ों से जो दवा का प्रवाह है, जो न्यूट्रिशंस हैं, वो विटामिन जो है वो सारे ना तेजी से पौधे में जाते हैं और पौधा बड़े अच्छी तेजी से ग्रोथ करता है। चौथा हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा है एग्रो 90। एग्रो 90 क्या काम करता है? एग्रो 90 इन तीनों को एक साथ पकड़ के इनकी बाउंडिंग करता है, और जब हम पौधे पे डालते हैं तो पौधे पे ज्यादा दिन बनाए रखने के लिए ये उस पर चिपक करके एक बाउंडिंग बना के देता है, ताकि ज्यादा दिन तक उस पर चिपका रहे। हम चाहे तीनों को एक साथ मिक्स करते हैं एग्रो 90 के साथ, या इन सबको अलग अलग भी अगर छिड़कते हैं तो भी हम एग्रो 90 का प्रयोग करें। ये पावर बूस्टर का काम करता है और हर स्प्रे से इसकी ताकत बढ़ती है, क्योंकि जो है ना, जब इसको मिक्स करके पौधों की पत्तियों में या जड़ों में या तने पे जाता है तो उससे जो स्प्रे इसका मिक्स होता है ना, तो वो उसमें जाके चिपक जाता है। ठीक उसी तरह जब किसी को चोट लगती है तो उसके घाव जो होते हैं ना, घाव को भरने के लिए डॉक्टर कहता है कि इसमें हम दवा लगा दे रहे हैं, इसके ऊपर पट्टी कर दे रहे हैं। पट्टी करने से क्या होगा कि घाव जल्दी भरेगा। तो ठीक उसी तरीके से है कि ये दवा जब हम पौधे को देते हैं तो उसके ऊपर से एग्रो 90 की पट्टी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग समय तक, ज्यादा देर तक जो है ना, पौधे पर दवाएं बने रहती हैं। और उससे हमारे लाभ क्या होता है कि बार बार जल्दी जल्दी दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली जो हमारा प्रोडक्ट है वो बीटा, उसके बारे में डिटेल में जानने की हम लोग क्या करते हैं, तो बुबीटा जो है ना, एक तरह से मिट्टी का भोजन है। इसमें जो चीजें मिली हुई है, जिन उत्पादों से मिलकर के बुबीटा बनाया गया है, उसमें ह्यूमिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बेंटोनाइट सल्फर है, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस हैं। इससे जो मिट्टी को लाभ होता है, ये मिट्टी को भुरी और हवादार बना देता है। जल यानी वाटर कैपेसिटी जो उसकी होती है वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन, मैंने अभी बोला ना, ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी मिट्टी में, तो ऑर्गेनिक कार्बन को भी ये बढ़ाता है। अच्छा, ये सब प्रक्रियाओं से क्या होता है कि जो पौधे को जो लाभ मिलता है, उसमें पौधों की जो जड़ों का विकास है ना, वो तेजी से होता है। और मैंने बोला ना कि जब इसमें होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर जब ज्यादा होती है, तो दैट टाइम क्या होता है ना कि ये मिट्टी को सूखे में भी, यानी जब सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है या पानी नहीं दे पाते हैं, तो उस समय भी बना के रखता है, ताकि उसके जो माइक्रो बैक्टीरियाज हैं वो खत्म ना हो, वो लगातार उसमें काम करते रहे। तो उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी की सेहत बनी रहती है। अच्छा, इसकी उपयोग विधि जो है ना, अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो एक बार में ना 1 एकड़ के लिए 4 किलो की जरूरत होती है, और अगर आप ग्रेन्यूल बनाते हैं यानी यूरिया की तरह छिड़कना चाहते हैं तो एक बार में 10 किलो प्रति एकड़ आप उसमें डाल सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, इको हरियाली। जो इको हरियाली है उसका जो मेन जो फार्मूलेशन है, यानी टेक्निकल कंपोजिशंस जो है, उसमें पड़ी हुई है सीवीड एक्सट्रैक्ट, यानी समुद्री शैवाल का अर्क है एक तरह से कहा जाए। अमीनो एसिड्स हैं इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पौधे पे जो फायदा होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी हो जाती है, पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, और जब पत्तियां चौड़ी होंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, तो पत्तियां भोजन बड़े अच्छी तरीके से बनाएंगी प्रकाश से, तो भोजन अपना वो बनाती हैं। इसको छिड़काव से यही होता है कि जब पत्तियां चौड़ी होंगी, हरी होंगी, तो जब भोजन अच्छा लेंगे तो अच्छा फूल आएगा, अच्छे फल आएंगे। और प्रतिकूल मौसम में, यानी जब फसल के प्रतिकूल रहे मौसम, अनुकूल ना होके प्रतिकूल रहे, कभी कभी होता है ना, आंधी आ गया, बारिश अचानक से आ गई और हवा तेज चलने लगी, गर्मी एकदम से बढ़ गई, तो वैसे में क्या होता है कि ये पौधे को स्टेबल करके रखती है, उसकी जो मतलब एक्सेप्टेंस पावर जो है ना उसकी बढ़ा देती है, ताकि वो बचा रहे, सूखे नहीं, मुरझाए नहीं, टेढ़े नहीं ना हो, टूटे ना जल्दी। ये सारी चीजें की व्यवस्था ये करके रखती है, क्योंकि जो है ना, और सबसे बड़ी चीज इसमें आके जो बनती है वो बनती है ना कि ये भी मिट्टी की जो जैविक सक्रियता है वो बढ़ा, अर्थात ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन इससे बढ़ता है, और इसकी उपयोग विधि जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो ये एक्चुअली
ग्रेन्यूल या पाउडर फॉर्म में है तो वो जो है ना आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका प्रयोग करना है। मिनिमम मात्रा ये है। चलते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है पीजीपीआर। जैसे इसके नाम में ही है ना, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी पीजीपीआर। इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो टेक्निकल कंपोजिशंस हैं वो एजिटोबैक्टर है, पीएसबी है, राइजोबियम्स है और इस तरह के ना। अगर इसका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। इसमें छोटे छोटे जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे इसमें विद्यमान है, कॉपर सल्फर से लेके सब कुछ चीजें जो एक पौधे को और एक मिट्टी को जरूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम प्रयोग करते हैं ना, छिड़काव करते हैं पौधे पे, बेटर रिजल्ट के लिए ना पौधे के नीचे जड़ों के पास छिड़काव करते हैं तो बहुत बेटर रिजल्ट मिलता है। ये करता क्या है, ये नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी लेता है यानी स्थितिकरण बनाए रखता है। फास्फोरस को घोल करके पौधों तक बड़ी तेजी से पहुंचाता है। राइजोबियम के कारण जड़ों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि बड़ी बॉडी में बड़ी कमजोरी है, कुछ चीजें ऐसी खाओगे ताकि फिट रहो, ये पौधे को फिट करता है। और मिट्टी से होने वाली जितने रोग है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि पौधा दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है, ऊपर हरा हरा दिख रहा है, लेकिन नीचे उसकी जड़ें सड़ने लग गई, उसमें सड़न आ गई, पता लगा उसमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, जो मिट्टी के कारण फंगस आ गया और डिजीज आ गए। तो इन सब पे ये कंट्रोल करता है और बचत करके रखता है। इसकी जो उपयोग विधि है वो 2 ml प्रति लीटर 1 किलो 700 ग्राम कुछ है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इसमें प्रयोग करेंगे। अब जो चौथा प्रोडक्ट हमारा आता है वो आता है एग्रो 90 यानी पावर बूस्टर। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है कह सकते हैं या टेक्निकल जो कंपोजिशन है, इसमें है ना, इसमें नॉन आयनिक सल्फेंट है, सिलिकॉन बेस्ड पॉलिएस्टर इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये जरूरी क्यों है पौधों के लिए, ये स्टिकर का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। बारिश में ऐसे होता है ना, कभी कभी आपने दिया अचानक बारिश हो गई तो दवा धुल गई, लेकिन जब ये मिला रहेगा तो बाद जल्दी दवा धुलेगी नहीं, इसीलिए इसे पूरी तरह से नहला देते हैं। पत्तियों पर स्प्रे को समान रूप से फैला देता है। जब स्प्रे करते हैं ना, सब पत्तियों पे, जड़ों पे, तने पे, सब पे जब फैला देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि दवा चारों तरफ से पौधे पे चली जाती है, मिट्टी में भी चली जाती है। इससे बचत क्या होती है कि अत्यधिक दवा की बर्बादी रुकती है। बार बार जैसे देना होता है ना, तो बार बार के बजाय वो अगर ये सारी मिक्स करके दोगे तो इसको तीनों को मिलाने के बाद जब इसको उसमें मिक्स कर देते हो तो ये जो है ना, अगर आपको मान लीजिए दवा का छिड़काव 15 से 20 दिन में करना होता है तो इसके प्रयोग से 25 से 30 दिन में करते हैं, यानी टाइमिंग बढ़ा देता है। अच्छा, इसका जो उपयोग है वो कितना करना है, तो इसका जो उपयोग है ना वो 0.5 ml से लेके 0.5 ml यानी आधा ml आप 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न मन में लोगों के भी आता है कि क्या ये जो चारों प्रोडक्ट हैं इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट ये है कि हर पौधे के लिए जरूरी है, ये जो पौधे की खुराक है उसमें मजबूत करने के लिए है। जैसे होता है ना कि बच्चा हो गया तो बच्चा जब बढ़ने लगता है तो बढ़ते समय उसको बहुत से न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स की जरूरत होती है, तो कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो कहा जाते हैं कि बच्चे को ये खाना ही खाना चाहिए। जैसे बॉडी में विटामिन बी होनी चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी, सारी अच्छी मात्रा में मिले, तो उसके लिए समान रूप से एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कहीं ना कहीं सब पे असर करता है। तो ठीक उसी तरह हमारा ये चारों प्रोडक्ट है बायोस्टिमुलेंट, जो हमारे हर पौधे पे, चाहे वो फल हो, अनाज हो, सब्जियां हो, फूल हो, सब पे काम करता है। अगर उसमें पर्टिकुलर क्रॉप की बात करें तो जितने भी हैं, चाहे गेहूं, धान, मक्का, सब्जियां, चना, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, आलू, प्याज, गन्ना, टमाटर, मिर्च, बैगन, केला, अंगूर, आम, पपीता, फूलों की खेती, जितनी भी सब्जियां, सब पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रयोग से सीधी सी बात है, मैंने जितना आपको बताया उसमें क्या, मिट्टी में लंबे समय तक उपजाऊपना बन जाता है और वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है
और इससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन्स की बात कर रहे थे वो बढ़ता है, पौधा मजबूत होगा, फसल गहरी हरी होगी। जब इस तरह से चीजें बढ़ेंगी तो उसमें उत्पादन भी अच्छा, फूल आएगा, फल अच्छा होगा, उपज अच्छी आएगी। और दूसरी चीज क्या है कि जब पौधे का ना इम्यूनिटी सिस्टम फिट रहेगा तो रोग और मौसम से तनाव भी कम मिलेगा उसको। और बचत इससे क्या होती है कि जब हम जो रासायनिक खादों को डाल रहे हैं तो रासायनिक खादों को डालते डालते इसको भी उसमें इस्तेमाल करते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी रासायनिक खादों पे और लागत घटती हुई जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि पर्यावरण के लिए भी हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, टिकाऊ खेती की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, तो समाज को भी हम एक अच्छा मैसेज संदेश दे सकते हैं कि देखिए हम धीरे धीरे जो है इससे रासायनिक खेती से जैविक खेती तक बढ़े हैं और बढ़ने के साथ साथ हमें ये लाभ प्राप्त हुए। अब एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से समझ लें कि हमारे जो चारों प्रोडक्ट हैं उनके टेक्निकल कंपोजिशन क्या है, उसमें मिट्टी को क्या लाभ है, पौधे को क्या लाभ है, उसमें कौन कौन सी फसलों पे उपयोगी है, उसकी प्रयोग कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो भूबीटा है, इसमें ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, बेंटोनाइट, सल्फर, खनिज पदार्थ वगैरह इसमें मिले हुए हैं। और ये ना मिट्टी की ना ऑर्गेनिक कार्बन्स को बढ़ाता है, जैविक सक्रियता बढ़ा देता है, मिट्टी भुरभुरी कर देता है, पौधों के लिए जड़ों का विकास कर देता है, अच्छा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ा देता है, यानी होल्डिंग कैपेसिटी आपका और न्यूट्रिशियस जो बन जाते हैं ना पौधे की वो अच्छा हो जाता है। किन फसलों में उपयोगी है तो सारी हमने बताया था, सारी फसलों में उपयोगी है, चाहे गेहूं, धान, मक्का, आलू, प्याज, गन्ना, फल, सब्जियां, जितनी भी चीज सब में ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसकी मात्रा जो है अगर एक बार में 1 एकड़ में छिड़काव करते हो तो लगभग 4 किलो लगेगा, अगर यूरिया की तरह इसका छिड़काव करते हो तो 10 किलो लगेगा। और इससे क्या होता है कि 10% जितना भी चाहे यूरिया डीएपी डाल रहे हैं जब इसको आप मिक्स करें तो उसमें से उसके 10% उसकी खपत कम कर दें। मान लीजिए 50 किलो आप डालें तो उसमें 45 किलो ही डालें, बाकी इसका प्रयोग करें। अब आता है हमारा वैदिक एग्रो इको हरियाली के, जिसमें जो हमने आपको बताया था पहले ही, समुद्री शैवाल का अर्क है, अमीनो अम्ल है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, इसमें कई तरह के न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स हैं। अगर इसका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो काफी बड़ा जाके निकल के आएगा। मिट्टी की जैविक सक्रियता इससे बढ़ती है, पौधों को हरा भरा बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को तेज कर देता है और पौधे में ना टेंशन, तनाव सहन करने की क्षमता बढ़ा देता है। तनाव वो होता है जब कभी बहुत हैवी गर्मी पड़ रही है, पौधा खड़ा हुआ है, कभी आप देखिए तो इस समय जो गर्मी पड़ रही है कोई पौधा ना सुबह एकदम बढ़िया खिला खिला रहेगा, लेकिन दोपहर में देखेंगे तो शाम तक देंगे उसकी पत्तियां एकदम डाउन हो जाएंगी, एकदम मतलब टेंशन में रहती है। तो वही होता है तनाव का प्रक्रिया, जब ये डालेंगे तो टेंशन में नहीं रहेगा, बर्दाश्त करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ये टमाटर, मिर्च, बैगन, केला, अंगूर, आम, पपीता, फूल सब पे कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा है वो 2 ग्राम प्रति लीटर है। तीसरा हमारा वैदिक पीजीपीआर है, जो ना वैदिक एग्रो पीजीपीआर, इसमें मैं जैसे आपको बताया था कि जो टेक्निकल कंपोजिशन है वो एजोबैक्टर है, पीएसबी है, राइजोबियम है, बैलेसिस सबलिसिस है। इसमें क्या होता है कि इसे ना मिट्टी में लाभकारी बैक्टीरिया बढ़ा देता है और नाइट्रोजन की स्थिति कर देता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन विल बी कंप्लीट फॉर द सॉइल। जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पौधों में वृद्धि होती है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो पौधा अपने आप बढ़ता है। तो ये सब में दे सकते हैं, खास करके चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, गेहूं, धान, जो जमीन वाली फसलें उनको भी दे सकते हैं, यानी जमीन के अंदर वाली उनको भी अच्छा दे सकते हैं। जिनकी जड़ें अच्छा विकास चाहिए उनको भी दे सकते हैं। प्रोडक्ट का लगभग सबका ही चाहिए होता है। तो 2 ml प्रति लीटर इसका प्रयोग करते हैं। चौथा प्रोडक्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा वैदिक एग्रो 90। वैदिक एग्रो 90 जो है ना वो इसमें जो मिला हुआ है एथ्रोक्लिसेंट है, नॉन आयनिक सल्फेंट, सिलिकॉन आधारित पॉली ईथर है इसमें। और ये सीधे मिट्टी पे प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन स्प्रे में प्रभाव होता है। जब आप स्प्रे करते हैं इसके साथ तो ये ना कि दवाओं को चिपका देता है। जड़ पौधों को जो लाभ मिलता है ये दवा को पत्तियों पर फैलाता है, चिपकाता है, स्प्रे की प्रभावशीलता बढ़ा देता है। तो जब आप इसको करते हो तो जो आपने स्प्रे दिया है ना उससे ना खाद की ना उत्पादकता बढ़ जाती है। जब खाद की उत्पादकता बढ़ती है तो वो पौधे की उत्पादकता बढ़ा देता है। सभी फसलों में कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 0.5 ml प्रति लीटर का प्रयोग करते हैं। इतना समझने के बाद
समझाने के बाद मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि जो हम स्प्रे देना चाहेंगे, सबसे पहले हमारा ये 16 लीटर का स्प्रे बनता है। 16 लीटर कहीं पे 20 लीटर, इसके बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि एक बार में हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो आप लोग किट लेते होंगे, उस किट में जो 4 प्रोडक्ट दिए जाते हैं, तो वो 1 एकड़ में एक बार के लिए दिए जाते हैं स्प्रे के रूप में। तो उसका जो हम प्रयोग करेंगे उसमें यही है कि जब हम 16 लीटर या 20 लीटर का ड्रम बनाएंगे, तो उसमें जो मात्रा रहेगी भू बीटा की, वो रहेगी 200 से 300 ग्राम। आप इसको लिख लें। 2 ml 1 ml तो चलिए उसमें चलता है जब हम किचन गार्डन कर रहे हो या जो है ना टेरिस गार्डन कर रहे हो, लेकिन जब खेतों में जाते हैं तो उसकी मात्रा हम 16 लीटर की बनाते हैं। और 16 लीटर का जो 1 एकड़ में 16 लीटर के 10 ड्रम लगते हैं, यानी 10 पंप लगते हैं, तब जाके 1 लीटर में पूरे पे हमारा 1 एकड़ में पूरे खेत पे हमारा हो सकता है। तो ये हमारे ना ये जो चारों उत्पाद हैं, ये एक जो है ना 1 एकड़ पे पहली बार के लिए है। और जो पहली बार मारते हैं तो आपको पहली बार भी अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। तो शुरुआत करते हैं। आप एक बार इसको लिखते भी जाइएगा कि भूबीटा जो है ना उसका जो प्रयोग करना है वो हमें 200 से 300 ग्राम करना है 16 लीटर वाले स्प्रे में या 20 लीटर वाले स्प्रे में। इको हरियाली जो हमें करनी है वो 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम करना है 16 लीटर के लिए, पहला स्प्रे जो देंगे। पीजीपीआर जो हमें करना है वो भी हमें 30 ग्राम से 50 ग्राम करना है, 30 ml से 50 ml करना है। और जब हम बात करेंगे एग्रो 90 की, तो वो भी जो है ना 4.8 यानी 5 ml से लेके 10 ml के आसपास करना है। ये 16 या 20 लीटर। 20 लीटर का लेंगे तो 200 पड़ेगा, 16 लीटर लेंगे तो 160 पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप स्प्रे बना लीजिए। 200 लीटर का स्प्रे बनाइए, 200 लीटर में जो 16 लीटर का होता है वो ऐसे रहेगा। ठीक है। इसमें अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके पास थोड़ा सा प्रश्न भी आपके पास जो इसमें जनरेट होते हैं उसको अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। इसलिए आपने इस चीज को अच्छी तरह से सुना समझा, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। जी, आप सभी के इससे जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। आगे का 15 से 20 मिनट का जो समय है वो प्रश्नों के लिए रहेगा। प्रश्न है आपके? सर लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। जी, चैट बॉक्स में सर लोग अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, जो भी सवाल है उनके रिलेटेड। जिनके भी चैट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं वो अपना हैंड रेज करके म्यूट करके अनम्यूट करके बात पूछ सकते हैं। क्योंकि इकट्ठे इतने ज्यादा चैट बॉक्स में सबके जो प्रश्न है उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए सकते। वैसे किसी ने पूछा है कि भूबीटा सीड के साथ शुरुआत में डालना है या उगने के बाद, ये दोनों समय कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप डालते हैं मिट्टी की प्रिपरेशन के साथ, तब भूबीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो बीज लगा दें, लगाने के बाद जो है करते हैं तो सबका इकट्ठे चारों का स्प्रे कर दें। किसी ने पूछा है कि कीटनाशक के लिए क्या दे सकते हैं, तो कीटनाशक के लिए कई कीटनाशक कहते हैं, उनका प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास नीम मिल जाए तो नीम का भी 1000 या 1500 ppm आपका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। किसी ने बोला है कि मैंने अच्छा रिजल्ट लिया है प्याज के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंगो ट्री को भी दे सकते हैं। सर सब प्रोडक्ट की कितने समय अंतराल में डाल सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। आप ना 25 से 20 मतलब 15 से 25 दिन के अंतराल में डाल सकते हैं सारे। गमलों में जो फूल छोड़ गए, किचन गार्डन में आप ना प्रति लीटर के हिसाब से बनाएं, क्योंकि आपके पास छोटा सा 1 लीटर वाला स्प्रे होता है, उसमें करें।
ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ना आप हैंड रेज करके पूछें, जो प्रश्न है तो वो ज्यादा सही रहेगा, एक एक करके। और प्रश्न ऐसे हो, अब आया जैसे मान लीजिए कैलाश जी का, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, व्यू में जा करके। एक जिग्नेश प्रजापति का है, पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। पीछे का बैकग्राउंड ठीक करें। उनका हट गया, आप किरण राजोले जी आ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे हम कोई फसल लगाते हैं तो पहला डोज हम एक प्रिकॉशन के तौर पर कर दे सकते हैं। हाँ, पहला डोज आप कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपने मिट्टी की प्रिपरेशन की, तो मिट्टी की प्रिपरेशन करने के बाद क्या होगी, जब आपने बीज लगाया तो बीज लगाने के बाद पहला डोज दे सकते हैं, जैसे वो थोड़ा सा उगे। या अगर आप चारों नहीं करना चाहते तो सबसे पहले भू बीटा का स्प्रे करते हैं। जब भू बीटा का स्पेशली स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, स्पेशली भू बीटा का स्प्रे कर देंगे तो उससे क्या होगा ना, पहला स्प्रे जब भू बीटा का करते हैं, जैसे पौधा निकलेगा ना, बेबी स्टेज पे आएगा ना, तो बेबी स्टेज में चारों को मिक्स करके कर देंगे। उसमें क्या होगा कि भू बीटा का डबल स्प्रे हो जाएगा और सबका सिंगल स्प्रे हो जाएगा, तो मिट्टी मजबूत होगी और पौधा तेजी से ग्रो करेगा। सर एक और सवाल है सर, जैसे अपने फूल निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसकी गिरने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम हम क्या देते हैं? फूल जब उग रहे हैं, फूल अब उग रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उसमें ना फिर आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, कॉपर की कमी होती है, आयरन और कॉपर की कमी होती है। तो वैसे कंडीशन में ये सारे प्रोडक्ट आप उसमें दीजिए। और आयरन की कमी अगर आ रही है तो एक काम कर लीजिए ना, एक जंग लगी कील को ना एक डिब्बे पानी में डाल दीजिए, जब उसमें सारा धुल जाए तो फिर उसको इस्तेमाल कर दीजिए स्प्रे के साथ। ओके सर। जैविक तरीका मैंने आपको बता दिया ये। और ठीक उसी तरह कॉपर की कमी जो आती है, तो कॉपर की कमी के लिए कॉपर लेके एक प्लेट डाल दो, वो भी अपना जब छोड़ देगा तो भी कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। ओके सर, थैंक यू। फाल्गुनी भट्ट जी का है हाथ, पूछे। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बालकनी में मैंने अपने गमले में फूल और जैसे छोटे छोटे पौधे हैं वो लगाए हैं, पुदीना वगैरह, तो उसमें ये हरियाली वाला है वो डाल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसका ना 2 ml लीजिए, 1 लीटर पानी में ना, आप ना स्प्रे बॉटल में लीजिए। मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको, स्प्रे बॉटल आपके पास होगी तो ये नहीं तो ये वाली स्प्रे बॉटल दिख रही है ना, हाँ, ये वाली स्प्रे बॉटल आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें 2 ml यानी 2 ग्राम हरियाली लेकर के आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, और वो ये लिक्विड ही है जो आएगा, वो लिक्विड ही आएगा? नहीं, जो हमारा इको हरियाली है वो ना, वो चाय की तरह होता है, जैसे चाय की पत्ती होती है ना, उस तरह होता है। तो उसका 2 ग्राम मात्रा नाप लीजिए, तो 2 ग्राम को ना आप इसमें डाल लीजिए। और अपना जो भू बीटा है ना, भू बीटा भी अगर आप चाहें तो वो भी 2 ग्राम ले सकती है। डायरेक्ट गमले में नहीं डालना है? नहीं, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट डालेंगे तो वो असर देर से होगा, लेकिन आप स्प्रे करेंगे तो एक्चुअली क्या, स्प्रे जब आप करेंगे ना पूरे पत्तों पे चला जाएगा ना, पौधे पे जाएगा, तो जड़ से भी अगर पौधा लेगा तो सारे सेल्स में जाएगा। और आपने डायरेक्ट उसको दे दिया तो पौधे जो एक्चुअली जो अपना भोजन की प्रक्रिया है, पौधे जड़ और पत्ते दोनों से बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी करके कोई है, जी ये करके है कोई? सर मुझे नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, भूमिका इंसुलन नहीं होता जी, पानी में घुलता नहीं, पानी में घुलता नहीं है, तो कैसे पानी में घुलता नहीं है? क्या नहीं घुलता है? भू बीटा
जल्दी बचा नहीं होगा, 12 घंटे तो रखना पड़ता है उसे। नहीं भाई, पानी में घोलने के लिए उसका पहले पाउडर कर लो, पाउडर करने के बाद उसमें डाल करके घोल लो, सीधी सी बात। अच्छी बात, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। नीलेश पाटिल जी, नीलेश पाटिल सर नमस्कार। जी। सर जैसे कि हम अपना रासायनिक डालते, तो आज तो रासायनिक की हमारी मिट्टी को आज हैबिट हो गई है सर, तो हम पूरा तो बंद नहीं कर सकते, तो उसके साथ में हम कितना % कम करें रासायनिक और अपना कितना % बढ़ाए सर? हाँ, अब रासायनिक में क्या है कि जैसे आपने ना चालू कर दिया, यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया में पहले 10% का इस्तेमाल करिए इसको, और इस 10% का इस्तेमाल जब करेंगे तो धीरे धीरे, मैंने क्योंकि क्या बोला था अभी कि हमारा जो मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन है जब वो खत्म हो जाता है तभी प्रॉब्लम आती है। तो यूरिया आपने दिया, तो उसके साथ जब इसको देते हैं, उसके बाद फिर सबका स्प्रे देते हैं, तो उसमें ना जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। यस जी। और एक सवाल था सर, जैसे कि हमारा आपने बोला बेटा 200 से 300 ग्राम मेरे को छिड़काव करना है पंप में। हाँ, तो उसका जो मतलब जो करते हैं पाउडर करने के वक्त जो मतलब पत्थर जैसा तो दिखता है, उसमें वो क्या होता है सर? मतलब किसानों को क्या लगता है कि उसमें पत्थर डाले हुए, पर क्या है वो प्रॉपर? मैंने आपको बताया उसमें फॉल्विक एसिड है, उसमें बेंटोनाइट पाउडर है, बेंटोनाइट सल्फर है, उसमें ह्यूमिक एसिड है। ये सारी चीजें जमीन से ही मिलती हैं। जैसे बेंटोनाइट सल्फर है ना, वो ज्वालामुखी से निकलता है, ज्वालामुखी का जो राख होती है वो होती है। फॉल्विक एसिड है वो भी जमीन से निकलता है, ह्यूमिक एसिड है वो भी जमीन से निकलता है। ये सारे ना ऑर्गेनिक कार्बन्स को बढ़ाते हैं, मिट्टी की सेहत सुधारते हैं। वो पत्थर जैसा दिखेगा तो उसको जब ठोकोगे, रगड़ोगे, पिसेगा, तभी तो घुलेगा। यस सर। फिर अभी मैं 80% रासायनिक और 20% अपना जो भी प्रोडक्ट है वो यूज कर सकता हूँ इस हिसाब से। हाँ, ऐसे करके हुए जाएंगे तो साल 2 साल में फिर क्या होगा कि फिर वो 80% जैविक हो जाएगा और 20% रासायनिक हो जाएगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। नमस्कार जी नमस्कार सर। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आपके माध्यम से मिली। मैं सीनियर लीडर भावेश बात कर रहा हूँ। सर कुछ सवाल है जो कॉमन है, यदि इनका सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा सर। सबसे पहले तो सर ये जो चारों प्रोडक्ट है, वो चारों प्रोडक्ट क्योंकि अलग अलग फसल हर तरीके की है, कोई फसल 2 महीने की है, कुछ 3 महीने की है, कुछ 4 महीने की है। तो आप सर ये कृपा करें कि समझो कोई फसल एवरेज 3 या 4 महीने की फसल है, तो ये टोटल चारों प्रोडक्ट आप कितनी बार यूज करेंगे? 1 बार, 2 बार या 3 बार? यदि वो 6 महीने की है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। जी सर। देखिए, जिसको बोलते हैं फाइलर स्प्रे, पहली चीज तो फाइलर स्प्रे किसी भी फसल के लिए होती है जो पहली डोज दी जाती है, यानी पहला जो स्प्रे किया जाता है। तो जैसे ना बीज लगाने के बाद जब पौधा ग्रो करता है या बीज के समय हम डाल देते हैं, पौधे बीज डालते समय मिट्टी में डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द फाइलर स्प्रे। पहला तो सबको देना चाहिए, कोई भी। बिल्कुल। अब दूसरा डोज जब होता है तब होता है जब पौधा थोड़ा सा ग्रो करता है, बच्चा वाला, जब यानी वेजिटेटिव स्टेज में होता है। तो जब वेजिटेटिव स्टेज में होगा पहला स्प्रे, फिर उसके बाद दूसरा स्प्रे तब दे सकते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कुछ फसलों में ऐसा है कि पहला ही डोज उस समय देते हैं, वो भी ठीक है। जब पौधा निकल आए तब दे दो, उसके पहले आपने जैसे भी प्रिपरेशन की हुई वैसे कर दो। तो ये 2 स्टेज है, इसको ध्यान देना है कि पहला स्प्रे हमें कब देना है। वो फसल को देख लो कि फसल हमारी छोटी है कि बड़ी है। तो पहला होता है कि हम मिट्टी के साथ बीज डालते समय दे दिए, बीज डालते समय ही डाल दिए, उसके बाद फिर पानी का उसमें डाल दिए। और उसके बाद दूसरा होता है जब वेजिटेटिव स्टेट पे आ जाए, और तीसरा होता है, तीसरा भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है जब हमारा पौधा ना यंग एज में आ जाए, कि जब उसमें फूल आने वाले हो तब दे सकते हैं, और फूल आते समय नहीं देना है। ओके सर। किसी भी इसमें पौधे में फूल आते समय कोई भी स्प्रे नहीं देना है। या तो फूल आने से पहले दे दो, या तो फूल आने के बाद फल लग जाए तब देना। ओके, ठीक है। तो ये जो डोज प्रक्रिया है वो मिनिमम 1 से लेके 3 तक है।
और मैक्सिमम जो है वो 3 से लेके 5 तक है। जब आप देखिए, होता क्या है कि जब आपको लगेगा कि एक बार आपने डाला, आपको लगेगा कि यार पौधा बड़ा अच्छा हमें ग्रो करके पौधे में ग्रोथ अच्छी हुई, तो फिर आप डालोगे। पहली बार आपको अच्छी फसल मिल गई, अच्छे फल मिल गए, तो आप लगेगा हाँ अच्छा है, तो हम उसको ना 3 से 5 भी कर सकते हैं। वो खुद पे डिपेंडेंसी है, लेकिन असर पहला तो डालना ही डालना है। बीज के साथ या पौधा निकलने के बाद ये तो डालना ही डालना है। फाइलर स्प्रे को बोलते हैं जी। जी, एक और ये सवाल था सर कि कुछ जैसे फसल है वो जमीन के अंदर है, जैसे मूंगफली की बात करें तो वो जमीन के अंदर रहेगी, और कुछ फसलें हैं जो जमीन के बाहर इनके सीड्स या फल आ रहे हैं। हम कंपैरिजन करें मूंगफली की और मूंग की या तो चने की, तो ये सर बताइए कि यदि हम किसी ये दोनों कंपैरिजन के फसल के अंदर ट्रीटमेंट चारों प्रोडक्ट की सेम रहेगी या स्पेशलाइज बोल सकते हैं कि जैसे मूंगफली के लिए हम पीजीपीआर स्पेशल बोल सकते हैं या 2 प्रोडक्ट यूज करना हो तो इनका थोड़ा कॉम्बिनेशन बताइए सर। देखो क्या है ना कि अगर आप चारों को बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूछो क्यों? जो हमारे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन है वो हमें भू बीटा से भी मिलता है, वो हमें इको हरियाली से मिलता है, और वो हमें पीजीपीआर से भी मिलता है। सही है, सही। तो मिट्टी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा उतनी ज्यादा मिट्टी की सेहत सुधरेगी। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट मतलब क्या है कि ये हर तरीके से पौधे के लिए और जमीन के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। और हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी आप स्टिकर ना डाल सकें, लेकिन जब आपको स्प्रे करना है पौधे पे तो स्टिकर जरूर डालें, क्योंकि वो चिपका के रखता है। जी सर। जी, नेक्स्ट। और एक छोटा सा सर जो कंसर्न कंटिन्यू हमारे पास आ रहे थे, जैसे हम एग्रीकल्चर वाले लोगों को मिलते हैं तो वो लोग बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या बायो ऑर्गेनिक है, तो मतलब ये ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक में मेन डिफरेंट क्या रहता है सर? इसको क्या हम समझा सकते हैं लोगों को? देखो, ये एक मार्केटिंग की टेक्निकल भाषा है। कभी कभी दरअसल क्या है ना, मतलब इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और मैं चाहूंगा कि हर कोई इसको समझे और जाने। जब हमारे देश में यूरोप के लोग आए ना अपना माल बेचने के लिए, तो जो हम गेहूं खाते थे ना, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया? व्हीट प्रोडक्ट। क्या हो गया? व्हीट प्रोडक्ट। अब व्हीट प्रोडक्ट उन्होंने बोल दिया तो उसमें ना गेहूं की भूसा भी आ गया। अब समझे ना, भूसे को भी उच्च गुणवत्ता का बना करके उसको बेच दिया। मैदा भी आ गया, व्हीट प्रोडक्ट उसमें भी आता है। तो इस तरह से उसकी पत्तियां भी आएगी, कई तरह से चीजें आ गई, लेकिन आखिर में वो है व्हीट ही, यानी है वो क्या बोलते हैं, फसल ही है। तो जैसे आपने बोला बायो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो एक अगर इसको और डाइवर्सिफाई करेंगे तो एक तो जैविक है, और बायो ऑर्गेनिक में होगा कि जैविक से भी जैविक है, अर्थात जैविक के पदार्थों को तोड़ करके उसमें से भी निकाला गया। समझे? समझ में आया? या तो हाँ बोलिए या थंब इंप्रेशन दीजिए। ठीक है ना? अब यही चीज है कि एक तो हो गया जैविक। तो जैविक में जैसे हो गया कि मान लीजिए हमने पौधा कोई लिया, पौधे की खाद बना दी, वो जैविक खाद हो गई। अब उसमें बायो जैविक क्या हो गया कि उस खाद में से भी जैसे होता है ना कि हमने बर्मी वॉश ले लिया, या बायोगैस की जो गोबर की जो बायोगैस का जो हमें प्रोड्यूस निकलना, उसमें से हमने उसका लिक्विड भी ले लिया, या हमने उसी बायो अपना जो जैविक यानी गोबर की खाद है ना, उसको पानी में डाल करके मथ करके निकाला, तो उसका जो एसेंशियल निकला, वो जो वाटर निकला ना, वो बायो ऑर्गेनिक बोल दिया, ये ऑर्गेनिक बोल दी, तो दोनों एक ही हुआ। ठीक है जी? कहाँ चले गए आप? नेक्स्ट।
नमस्कार सर, मैं अंजू शर्मा दिल्ली से बोल रही हूँ। क्या नाम है? अंजू सर, मेरा नाम अंजू है। अंजू जी, जी बताएं। सर मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है। मान लीजिए हमारे बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और मेरे अगर मान लीजिए गमले हैं घर में, तो आपको क्या लगता है सर, इसको कितने टाइम तक मैं सेफ रख सकती हूँ या कितने टाइम में मुझे इनको यूज करना है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। देखो, बायो ऑर्गेनिक जितना भी पुराना होता है उतना वो फायदेमंद होता हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब उसको हम पैकेटीकरण करते हैं, यानी पैकेजिंग करते हैं, तो उसमें ये नियम है कि हमें डालना पड़ता है कि इतने दिन से इतने दिन तक इसको प्रयोग कर लेना है। तो मैक्सिमम जो है ना 3 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। लिक्विड बेस भी है तो लिक्विड भी आप कर सकते हैं, वो 24 महीने या 36 महीने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड सर मेरा सेकंड क्वेश्चन कि जैसे सर पंजाब में जो अगर जमीन को हम मापते हैं तो वहाँ पे किले के हिसाब से नापते हैं। तो जैसे मेरे भी वहाँ पर खेत हैं सर, अभी वहाँ पर गेहूं की फसल खत्म हुई है। तो सर अब मान लीजिए कि मुझे वहाँ के किसानों को कन्विंस करना है, जैसे एज यू नो सर कि पंजाब में जैसे आपने बोला यूरोपियन और केमिकल खाद ज्यादा आ गई, तो सर मैं ऐसे कैसे किसानों से बात करूं या वैसे कैसे इसको स्प्रेड करूं कि मैं इसके लिए बेटर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे पाऊं? जो किला होता है वो किला भी 1 एकड़ ही होता है। जी सर। देखिए, तो आप समझिए 1 एकड़ की जो माप है ना वो 4000 स्क्वायर मीटर है, जो यूनिवर्सल है। ठीक है, 4000 स्क्वायर मीटर को ही 1 एकड़ बोलते हैं। और उसी 4000 स्क्वायर मीटर को जब हम गज में ले जाते हैं, यार्ड में, तो दिस इज कॉल्ड, वो 4840 गज होता है। वही जब हम आम भाषा में किले में जाते हैं तो वही 5 बीघे का एक किला होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम बताए गए हैं, लेकिन जो 1 एकड़ का यूनिवर्सल जो माप है वो 4000 स्क्वायर मीटर है। कई किले को उसको एकड़ को किला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो दवाएं हैं 1 किट 1 किले के लिए, एक बार के लिए सफिशिएंट। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। जी सर, नमस्ते सर। सर मैं भावेश बात कर रहा हूँ तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भावेश, बताइए। हाँ सर, तो सर यहाँ साउथ के लोग पूछते हैं कि गर्मी में हम डाल सकते हैं क्या सर? बहुत अच्छी बात है। साउथ में किस जगह से बोल रहे हैं? तमिलनाडु में किस जगह से बोल रहे हैं? सर अभी हमारे ये गर्मी की सीजन चल रही है सर, तो सर ये हरियाली गर्मी में डाल सकते हैं सर? बिल्कुल। अभी वहाँ पे क्या कहीं कहीं काली मिट्टी है, कहीं कहीं लाल मिट्टी भी है। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, और कहीं कहीं ट्रॉपिकल भी है थोड़ा। जी सर। और 200 किलोमीटर का रास्ता होता है, तो गर्मी में बकायदा अच्छी तरह से डाल सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो स्प्रे का हो वो शाम को करें या सुबह करें। तो सुबह ना करते हुए शाम को ही करें तो उसको 12 घंटे पौधे को मिल जाएंगे, यानी 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद स्प्रे करें और बहुत फायदेमंद। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल ये था कि जैसे कि हम सभी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आज फार्मर है उसका कहना ये है कि जो यूरिया डीएपी अभी यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में हमारी प्रोडक्ट देनी है या उसको बंद करके हमारी प्रोडक्ट 100% यूज कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? समीर जी, समीर रासलिया। समय राशनिया जी। समय जी, एक्चुअली क्या है कि जो वो रासायनिक खाद दे रहे हैं उसके साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमको ये रासायनिक यूज नहीं करना, मतलब डीएपी यूरिया नहीं यूज करना। डीएपी यूरिया वो यूज ना करें, अगर उनका करने का मन नहीं है तो वो ना करें। पहली बार में थोड़ा इफेक्ट आएगा, बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, मेरा नाम संदीप टीके, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मैं नासिक जिले से एक फार्मर से मिला था।
तो उनका कहना है कि आपके ये जो एग्रो 90 है उसको हम कीटकनाशक बोल के यूज कर सकते हैं, तो नहीं। एग्रो 90 और जी हाँ बोलिए सर बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। एग्रो 90 कीटनाशक नहीं है। एग्रो 90 जो है ना, ये सबको बाउंड करने का, यानी एक स्टिकर का काम करता है ये। इसलिए ध्यान रखें कि जैसे हमारे जो चारों प्रोडक्ट है ना, तो चारों में से एग्रो 90 को हटा दीजिए, तो 3 प्रोडक्ट है उनको जब मिक्सचर करेंगे, उसको मिक्सचर करने के बाद जब एग्रो 90 उसमें डालेंगे तो क्या करेगा, वो सबकी ना बाउंडिंग, यानी वो ना फेविकोल बना देगा। तो हमारा जो एग्रो 90 है ना, फेविकोल की तरह है, सारी दवाओं को आपस में बाउंडिंग करके पौधे पे चिपका देता है। ओके, थैंक यू सर। और एक सवाल था, जो एग्रो अभी बाहर जो फार्मर लोगों के लिए कीटकनाशक मिलता है, तो उसकी तरह हमारा AWPL का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो कीटकनाशक का काम करेगा? या जो फूल आते हैं, पेड़ों में जो फूल आते हैं, उस टाइम में एक महाराष्ट्र में महुआ करके आता है, तो बड़ा अच्छा फसल होने के बाद वो महुआ जब आ जाता है, तब वो पूरा फार्मर अपना मीन्स उनकी जो लागत लगी है वो भी उनको रिटर्न नहीं मिलती, ऐसा उनका कहना है कि वो पूरा फसल डूब जाता मैं है। आपकी बात समझ गया। महुआ करके आता नहीं, महुआ होता है और बहुत फायदेमंद फली होती है ये। महुए में वैसे तो बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं, वहां तक स्प्रे कोई दे ही नहीं पाता है, पहली चीज तो। अगर छोटा कोई बना रहा हो तो अलग बात है। दूसरी चीज यह है कि फूल के समय कभी भी, मैंने बोला था कि फूल के समय कभी भी हमें छिड़काव नहीं करना है। यस सर। और महुआ पेड़ होता है, पौधा नहीं होता है। जो मैं सोच रहा हूँ वही। नहीं सर, वो नहीं है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, महुआ पेड़ होता है वो मुझे भी पता है, बट हमारे यहाँ पे एक कीटक आते हैं जिनको छोटे एकदम